हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों यहां पर आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों देखिए, पति पत्नी के विवाद, मैट्रिमोनियल विवादों पर अधिकतर वीडियोज इस चैनल पर मैं लाता हूं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि हम लोग दो चीज़ों में डील करते हैं, एक होता है क्रिमिनल केसेज, एक होता है मैट्रिमोनियल केसेज। क्रिमिनल केसेज में डील करते हैं तो हम लोग को भी एक अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन रहता है। मैट्रिमोनियल मामलों में कहीं ना कहीं लगता है यार पारिवारिक मामला है। और दोस्तों एक बार की मैं आपको बात बताता हूं। मैं कोर्ट में गया और एक केस का नाम बताया कि ये केस है, इसकी जरा फाइल निकालनी है। तो वो पूछते हैं कौन सा मामला है। तो एक हमारे साथी अधिवक्ता ने कहा 498 है का। बोला अरे यार 498, मतलब कि आप सोचिए कि हर एक आदमी के माइंड में क्या इमेज है मैट्रिमोनियल विवादों की। कुछ भी नहीं माना जाता दोस्तों, एक स्टैंडर्ड तो होता है ना। मतलब कि अगर ठीक है आपने किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, उसका आपका कोई केस चल रहा है तो समझ में आता है कि भाई एक अपराध आपने कारित किया और उसके बदले में आप एक ट्रायल लड़ रहे हो। 498 है। 498 में क्या है, पति पत्नी आप लोगों का आपस में विवाद है, इसको आप लोग आपस में सुलझा लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसको आप लोग कोर्ट में लेके आ जाते हैं। देखिए, कोर्ट को हमेशा आखिरी ऑप्शन रखना चाहिए। अब आखिरी ऑप्शन, अब इसका भी कोई देखिए लिमिट तो है नहीं। कई लोगों के लिए होता है कि एक झगड़ा हुआ, दूसरे झगड़े में वो कह देते हैं बस अब तो हद हो गई, अब तो मैं कोर्ट में जा रहा हूं, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और कई बार होता है दोस्तों कि लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन दोनों ही चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ खराब नहीं करनी। और दोस्तों पहले के समय में ना लोग कोर्ट कचहरी में जाने में अपनी बदनामी समझते थे। यदि किसी को पता चलता था कि सामने वाले का मामला कोर्ट में चल रहा है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता था कि किसी को पता ना चले। लेकिन आजकल दोस्तों इतना ज्यादा गंदा हो गया है कि घर घर में मामला जो है कोर्ट में है। और बदकिस्मती यह है कि सारे पारिवारिक मामले, आप ठीक है क्रिमिनल मामले तो फिर भी आपको बहुत कम मिलेंगे, किसी किसी पे चलते हुए मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक मामला हर दूसरे घर में। तो दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं आप समझिए सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन गिरती है, चाहे आप हस्बैंड है चाहे आप वाइफ हैं। सेकेंडली, जब आप इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और सोसाइटी में एक मैसेज आता है कि आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो ये एक नॉर्मल बात नहीं होती है। आप इस चीज़ को समझिए, ये कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन गिरा रही होती है। सेकेंड, जब आप इन मामलों में जाते हैं तो पति हो या पत्नी हो, दोनों इससे बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना होता है। लेकिन कैसा मूव ऑन, क्या मूव ऑन, क्या करेंगे आप? दोबारा शादी करना चाहेंगे? दोबारा शादी करना चाहेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि वहां पे भी सब कुछ सही हो सकता है वहां पे भी कुछ समय सही रहे सब, उसके बाद फिर यही सब चीजें आ जाए। फिर सेकंड मैरिज के केसेस लड़ेंगे। ऐसे बहुत केसेस अभी मेरे पास चल रहे हैं जहां पे सेकंड मैरिज हुई और सेकंड मैरिज में भी फिर यही सारी चीजें आ गई। तो फिर तो ये हो गया कि आप 10 साल पहली मैरिज में लड़ लिए, 10 साल सेकंड मैरिज में लड़ लिए, हो गया काम। तो क्या फायदा मिला? बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट कर देते हैं वकील साहब कैसी कैसी बातें करने लगते हो, कभी कभी कोई लीगल बात बताओ ना। अरे लीगल बात से चैनल भरा पड़ा है, बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देखिए उनको। लेकिन मेन बात है कि हमें यह भी सोचना है कि सोसाइटी जो हमारी है वो किस गर्त में जा रही है। और जो कुछ आपको मैं बता रहा हूं, अगर कुछ एक दो लोगों के भी समझ में आ जाता है हस्बैंड वाइफ के, और वो लोग अपना निपटारा कर लेते हैं किसी भी तरह से, चाहे साथ में रहना है चाहे अलग होना है, लेकिन ये सारी चीजें हटा लेते हैं, तो उनके लिए तो ये एक अच्छी बात होगी, सोसाइटी के लिए भी एक अच्छी बात होगी। भाई कोर्ट में बर्डन कम होगा। कोर्ट्स में कितना बर्डन, कितना ढेर लग चुका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली कोर्ट में एक दिन में कितने मामले दर्ज होते हैं। और पूरे भारतवर्ष में दोस्तों बिना मतलब के मामले, बिना मतलब की चीजें, अगर कुछ भी है ना, देखिए पति को यह समझना चाहिए कि भाई मेरी पत्नी और बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरे पे है, और पत्नी और बच्चों को यह समझना चाहिए कि हस्बैंड है, इसको परेशान नहीं करना। भाई सभी लोग देखिए उसी ईश्वर की बनाई हुई संतानें हैं। अगर आप किसी को भी परेशान करते हैं तो सीधा सीधा आप उस ईश्वर को परेशान करते हैं। इतनी सी बात अगर कोई अपने भेजे में डाल देना तो उसके बाद वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। ऐसा हम में से, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, शायद ही कोई आदमी हो जो ना मानता हो कि हर एक इंसान के अंदर ईश्वर बसता है, ईश्वर एक ही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत चीजें करने में कोई परहेज नहीं करते, किसी को भी नुकसान पहुंचाने। देखिए बहुत सारे मामले ईगो में होते हैं, आपको पता है ना, कि बस ये परेशान होता रहे, मैंने इस जगह पे मुकदमा कर दिया, ये इस जगह पे आता रहेगा। फिर पति भी कुछ ऐसा ही करता है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं तो ये परेशान होते रहे। यानी एक दूसरे को परेशान करने के लिए आप लोग मुकदमे कर रहे हो। अगर आप इनडायरेक्टली देखें, शुरुआत में ठीक है, कहीं ना कहीं होता है कि भाई चलो ठीक है मुझे अपने राइट लेना है, मुझे अपने राइट लेना है, अपने मुकदमे करे, लेकिन एक समय के बाद ना ये केवल एक ईगो की लड़ाई बन जाती है, कुछ भी नहीं होता। एक कर्नल साहब मेरे क्लाइंट हैं, उनकी एज इस समय पे 75 से 80 के बीच में है। उनकी वाइफ ने इस एज में आकर के उन पे मेंटेनेंस का केस कर दिया 125 सीआरपीसी का। सोचिए मतलब उनकी फीलिंग्स क्या होंगी कि पूरा जीवन उन्होंने जिस देश को दे दिया, आज इस देश में जुडिशियरी उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूरी लाइफ गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी जुडिशरी कहती है आप अपना एफिडेविट दीजिए, हम मेंटेनेंस बांधेंगे। जबकि पत्नी को हर प्रकार की सुख सुविधा दे रखी है, सारी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, सब कुछ उसके नाम कर रखा है और आगे भी देने को तैयार है। लेकिन एक ईगो की लड़ाई, वही मैं कह रहा हूं ना आपसे कि एक ईगो की लड़ाई बन जाती है। अब अगर आप देखें तो कोर्ट भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि कोर्ट को भी देखिए एक उस पर ही काम करना है।
अब आप लोगों का आपसी क्या है ये तो आपको समझना है ना, कि कोर्ट तो आपको बोल नहीं रही है कि आप आओ कोर्ट में केस फाइल करो, आप खुद अपनी मर्जी से जा रहे हैं कोर्ट में। बाद में जब आप कोर्ट में परेशान हो जाते हैं, फिर आप दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं कि भाई ऐसा है, कोर्ट में जज साहब ने ऐसा ऑर्डर कर दिया, या कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर कर दिया, या वकील साहब ने ऐसा कर दिया। कि देखिए, दो वकील होते हैं, एक लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से। जाहिर सी बात है, एक हारेगा एक जीतेगा, और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो आप किस पे इल्जाम लगा रहे हो? ना तो वकील साहब ने आपको बोला कि भैया आप आपस में झगड़े करो, ना तो कोर्ट ने बोला, ना कचहरी ने बोला। ये तो आपको खुद समझना था कि आपको कोर्ट में नहीं आना है। आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ ना। लेकिन आजकल क्या है कि भड़काने सिखाने वाले बहुत लोग होते हैं, तो वो उनके प्रभाव में आके आदमी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो कोर्ट में आ जाते हैं। वो अपना माइंड अप्लाई नहीं करते उस समय, जब कोर्ट में आकर के परेशान होते हैं उस समय पे फिर वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको अपने केसेस को कैसे डील करना है। और जहां तक फैमिली का मैटर है ना, चूंकि आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भविष्य इसमें खराब होता है। और एक बच्चा, चाहे वो मां से अलग है चाहे वो बाप से अलग है, उससे आप जो चीज छीन रहे हो ना, उसका अंदाजा भी आपको नहीं है, उसका एहसास भी आपको नहीं है। क्या आप अपने बच्चे के जीवन के शुरुआती 10 साल लौटा पाएंगे? किसी भी तरह से कभी भी नहीं लौटा पाएंगे। क्या एक बच्चे को जो नीड होती है, जो उसको मां से मिलना है, वो मां से ही मिलता है, और जो बाप से मिलना है वो बाप से ही मिलता है। लेकिन आप एक जने के प्यार से बच्चे को महरूम कर देते हैं। तो क्या ये सही है? आपका बच्चा जब बड़ा होगा ना, वो कभी भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसके बचपन से आपने वो चीज मिस करवा दी जो कि कभी मिस नहीं होनी चाहिए। एक बच्चे के लिए दोनों तरफ से, एक तरफ से मां ने और एक तरफ से बाप ने जब हाथ पकड़ा हुआ होता है ना, तो उस बच्चे की खुशी अलग होती है। लेकिन आपने एक हाथ छुड़वा दिया। कभी भी वो बच्चा बड़ा होकर के आपको माफ नहीं करेगा, या फिर वो भी एरोगेंट बनेगा, वो भी ऐसी ईगो में लड़ेगा जैसी ईगो में आप लड़ रहे हैं। उसका बचपन भी खराब हुआ, उसका भविष्य भी खराब होगा, क्योंकि वो यही सब चीजें देखते देखते बड़ा होगा। दोस्तों, फैसला आपके ऊपर है। आपको सोचना है कि आपको अपने मामलों का क्या करना है, कैसे निपटारा करना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।